पार्लियामेंट में कह, और ताज्जुब यह है कि पूरा समाज चुप है। पार्टी में कितने बौने हैं और कितने, मुझे उसमें नहीं जाना है, कितने ज्ञानी है नहीं जाना है, लेकिन वहां भी अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि कम से कम करेक्ट नैरेटिव को मार्केट में खड़ा कर दें, बाकी काम जिसका है जो करें। 27 सितंबर 1946 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 3 नाम मांगे गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी का अपना निजी मामला है। उस समय के कांग्रेस के लोग, आज तो ये कांग्रेस आप देख रहे हो, ये तो ज्यादा तरक्की कर गई है, ये काफी चीजें जो कोई नहीं कर पा रहा है, ये वो यही कर पाते हैं, और तो कोई ऐसा ज्ञानी पैदा हुआ नहीं कांग्रेस में। आप सोचिए कि इस कांग्रेस की स्थिति कहां आ गई है कि आप बोल ही नहीं रहे हो। इतने संगठन है, सुबह से शाम ज्ञान बांटते, मुझे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे तुम अपना संगठन चलाओ यार, तुमको क्या लेना देना है। वो जहां बैठा हुआ है, ही नोज मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, लेट हिम डू। अपना घर 4 लोगों का चला नहीं पाते हो, रोज मोदी को ज्ञान बांटते तो यार, उसको जो कर रहा है उसको उतने ही तो करने दो ना। बस अब दिन भर ही चाहते हो कि नहीं आपके हिसाब से करें। आप सोचो कि उस पर वोट चोरी का आरोप है, ये एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन मैं उसको पॉलिटिकली नहीं लेना चाहता, मेरा किसी से मतभेद नहीं है। अगर वोट चोरी का आरोप किसी ने लगाया तो क्या इस पार्टी में इतने ज्ञानी हैं, हजारों संगठन हैं, हजारों लोग दिन भर ज्ञान बांटते हैं, कोई ये नहीं पूछेगा आरोप तो अभी लगाया है तुमने तो चोरी खुल्लम खुल्ला की थी, उसके बारे में बताओ। और तब तो वहां बेचारे न बीजेपी वाले थे, न आरएसएस वाले थे, न जनसंघ, कोई था ही नहीं। 27 अप्रैल 1946 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, और उस समय की कांग्रेस को सोचे, ये आज की मत सोचिए, उस समय की कांग्रेस कितनी समझदार रही होगी कि जब पार्टी से नाम मांगे गए कि 3 लोगों के नाम दिए जाएं, उसमें से पार्टी का अध्यक्ष चुनना है, तो पहली बार चुनाव के जब नाम भेजे तो नकली पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ही नहीं था, ही वॉज नॉट इवन कैंडिडेट। तो फिर वो लठिया वाले गए, इन्होंने अपनी टुकड़ी हिलाई और फिर कहा कि देखो भाई, नेहरू मेरी पहली पसंद है। ये सब रिकॉर्ड पर है, मैं रामलाल कामलाल की लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जाता हूं। तब कांग्रेसियों ने उनका नाम भेजा। दूसरी बार जब गए तो उसमें नेहरू जी, पट्टाभी और पटेल 3 लोगों के नाम भेजे, और आप सोचिए कि 15 प्रांतीय असेंबलियों से वोट पड़े। मैंने कहा कि आज तो आप कोई भी आरोप लगा दो, ये हिंदूवादी है, फलानावादी है, लेकिन उस दौर में तो कोई नहीं था। उसके बावजूद भी 15 वोट में से 1 वोट पट्टाभी सीतारमण को मिला, 2 वोट आज की भाषा में नोटा में गए, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन देश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष लठिया वाले बाबा ने, क्योंकि वो वहां से पहले से तय था, कन्वे हो गया था कि हम इसी को देंगे, अब आपको ये चाटुकारिता करनी है, कैसे झूठ बोलना है, तो उन्होंने अपनी उस उम्र में ये पाप किया कि जिस आदमी को 12 वोट मिले, उसपे अपने जो रिश्ता था, जो पटेल के अंदर खुददारी थी, जो पटेल के अंदर उनके प्रति सम्मान था, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कहा नेहरू की हार मेरी हार है। सरदार पटेल को दिल पे लग गई, सरदार पटेल ने सब छोड़ दिया और चले गए। जो आदमी अपनी पार्टी का नेता, देश का पहला प्रधानमंत्री खुलेआम बेईमानी से बना हो, उसकी पार्टी का वंशज कह रहा है कि इन्होंने वोट चोरी की। कैसे चीजें चल रही है, इसलिए कोई पूछता नहीं मेरे भाई। ऐसे ही एक आजकल बड़ा, हर छोटी बड़ी बात पे उसका नाम ले लिया जाता है, लोग बड़ा चिल्ला हो करने लगते हैं। मेरा मानना है कि इस देश को कैसे चलाया जा रहा था, किस तरह चलाया जा रहा था, ये घटनाएं अगर आपको पता चले तो मैं समझता हूँ कि आप विदेशों में जाके महंगे कपड़े पहन के जब घूमे सड़कों पे, तो इन बातों का ध्यान रखिए कि किसी ने भी आपको पकड़ लिया और आप उसके सामने उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो आपके कपड़े वही उतार देगा। किसी की तारीफ कीजिए तो उसकी तारीफ में उतने ही शब्द इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप जब शब्दों के साथ अनर्थ करना जिस दिन भी छोड़ देंगे, इस देश की 50% समस्या सॉल्व हो जाएगी।
और बिना जाने, बिना किसी रिसर्च के तो बिल्कुल नहीं बोलना है। कोई जरूरी नहीं है कि सब बोल रहे हैं तो हमको भी बोलना है, और सबको ये बोल रहे हैं कि सब गाली दे रहे तो हमको भी गाली देनी है। नहीं, आप जब बोले तो दुनिया को पता चले कि ये बिहार से किसी ने बोला है, ये शब्द हजारों साल तक जिंदा रहेगा। इसलिए बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि पिछले 70 सालों में आपने जिस नजरिए से देखा, मैंने दूसरे नजरिए से देखा। आप ये मानते हो कि सत्ताओं का परिवर्तन ही अंतिम है? बिल्कुल नहीं। सत्ताओं का परिवर्तन जब भी होता है तो वो सत्ता समाज का रिप्रेजेंटेटिव होती है। ये समाज चाहता है कि उसे 2 रुपए किलो आटे खरीद हो। ये समाज चाहता है कि मुझे बिजली फ्री दोगे तो मैं किसी को चुन लूंगा, मुझे पानी फ्री दोगे तो मैं किसी को चुन लूंगा। ये कहां की सभ्यता है? और बिहार तो सिविलाइजेशन में बहुत पीछे तक है। ये किसने आपको बताया? कौन सा ऐसा दौर आया था कि 2 रुपए किलो चावल में भारत के लोग बिक गए? तब ना आपको इसकी ठेस लगी, ना चोट लगी कि हमको कौन खरीद रहा है? भिखारी खरीद रहे हैं और आप बिक रहे हैं। और इसी समाज में लोग दूसरे वर्ग भी हैं जो नहीं बिक रहे। उनका एजेंडा यह है कि इनके बीच में हमारे एजेंडे को मानने वाला कौन है, उसको जरूर जिताना है। और नेताओं को ये आदत पड़ गई है। मेरी आपसे विनती है, आप निजी तौर पे क्या हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पूजा करते हैं, 5 साल में 30 सेकंड के लिए अपने होने का एहसास कीजिए कि आप देश के पिताजी गांधी जी के वंशज नहीं हैं। आप आचार्य चाणक्य, परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। उस तरीके का बन नहीं। इसलिए शुरू में कुछ चीजें मैं ज्यादा साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसा नहीं था कि इस दौर में भी लोग ऐसे नहीं थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के बारे में कुछ लोगों को लगता था हमारे कहने से ये बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग अच्छी चीजें लिख के गए हैं, ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं, और आज ही कुछ लिखने वाले पैदा हो गए। लेकिन तब हम इतने स्वार्थ में थे कि टाइटल देख करके लिखने वाले का सरनेम देख करके तय करते थे कि इसने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो देश है एक संविधान से चलता है। संविधान अच्छा है, बुरा है, किसने बनाया, कैसा बनाया, संविधान में 50 बार संशोधन हो चुका है। संविधान समय समय पर उसमें अमेंडमेंट के द्वारा उसको बदला जा सकता है। लेकिन हमारे यहां क्या बन गया है ना, हम संविधान की शपथ लेते हैं और उसमें कहते हैं मैं अक्षुण्ण रखूंगा। हम ये कहते हैं उसमें लाइन है कि मैं ये करूंगा, इसे अक्षुण्ण रखूंगा, और साइन करने के बाद उसी संविधान के खिलाफ चले जाए।